हे एवरीबॉडी, सो कैसे हो आप सब। दिस इज एपिसोड नंबर 536 ऑफ फ्लेम एम्परर। वैसे आपको बीडीटीएच का डोंगो कैसा लग रहा है? डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आप नेक्स्ट स्टोरी कौन सी देखना चाहोगे। वैसे अगर पिछले एपिसोड की बात कर रही है तो उसमें वो पिल एल्केमी कंपटीशन खत्म हो चुका था। साथ में हमें एक छोटा सा ट्रेलर मिल गया था कि इमोर्टल वर्ल्ड के साथ आके होने क्या वाला है। हालांकि जियान ने उस मिंगफेंग के प्लान्स को खराब कर दिया, लेकिन खतरा अभी दूर दूर तक नहीं टला होता, बल्कि इनका इंतजार कर रहे होते हैं और भी खतरनाक बींग्स। बेसिकली एक लाल वाला वाली रेड किंग लेवल की इविल पावर हाउस थी, जो कि इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को एक बैरियर से ढके हुए होती है। इसका काम था कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी को भी एस्केप न करने देना। और जब वो सेंस करती कि मिंगफेंग और बाकी दोनों के और ही खत्म हो चुके हैं, तो मेडिसिन रेन के ऊपर हमला करने के लिए कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को भेजती है। लेकिन मेडिसिन रियम के एल्डर्स वो समझ जाते हैं कि भी डिसाइसिव मूव करना होगा, इसलिए वो जियान और कुछ लोगों को एक खास पैसेज का इस्तेमाल करके भेज देते हैं मून गॉड पैलेस की तरफ। अब इनका वहां पे जाके मिशन क्या होने वाला है, चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। हमारी शुरुआत ही मून गॉड पैलेस से होगी, जहाँ तबाही से पहले शांति छाई हुई थी। ये इमोर्टल वर्ल्ड जिसके 3 हेवंस हैं, इनमें से एक ही टेरिटरी होती मून गॉड पैलेस की। एक ऐसी जगह जिसके कोने कोने तक मूनलाइट भरी रहती है, जहाँ मेजेस्टिक माउंटेन्स, कोर्टयार्ड्स, एंशिएंट पैलेसेस और ऊंचे ऊंचे मैंशंस दिखाई देते हैं। लेकिन अभी सब कुछ बहुत साइलेंट लग रहा था। ये मून गॉड पैलेस की पूरी दुनिया ही जैसे एक जमी हुई पेंटिंग बन चुकी हो, जिसमें हिलने डुलने का कोई नाम नहीं है। खैर आसमान में टंगा हुआ चंद्रमा भी बिल्कुल पेंटिंग जैसा ही था। बस फर्क ये होता है कि आज की रात इसे थोड़ा सा खून ने ढक लिया होता है, जैसे आने वाली कैटेस्ट्रॉफी। हमारे कान में एक पफ की आवाज जाती है। जियान और बाकियों के फिगर्स पिल रियल्म को छोड़ के डायरेक्टली मून गॉड पैलेस आ जाते हैं। वो जैसे ही अपीयर हुआ था, उसकी नजर सराउंडिंग्स को चेक करती है और दिल को हैवी अनीज ढक लेती है। जियान कहता है पिल वर्ल्ड एल्केमी सेंचुरी ये ऑलरेडी इविल रेस के कंट्रोल में जा चुकी है। कंपटीशन से पहले शाओई प्रिंसेस चियानशिन इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए गए होते हैं, और अभी करेक्शन ये था कि जियान के बगल में जूनर नहीं होती, बल्कि जियान ने जूनर को लास्ट मोमेंट में सेल्फ डेटोनेट होते हुए देखा था। लेकिन वो जानता था कि वो बस एक क्लोन था। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वेल ये तो समय बताएगा। लेकिन आउटसाइड फोर्सेस की अचानक से ऐसी घुसपैठ ये जियान, जो कि हमेशा शांत रहता था, उसे भी रेस्टलेस फील करवाती है। जब आसपास के एरिया को इंस्पेक्ट कर लेता है और पाता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, वो मून गॉड पैलेस के पैलेस मास्टर की तलाश में जाने वाला था। इसी पल उसके करीबी घर में से एक पहनी आवाज कहती है, कौन है यहाँ पे, बाहर आओ। वो मुझे मत मारो, ये रैबिट ब्लड बहुत ही घटिया टेस्ट करता है। वो जियान को और फ्लैश होता है, वो सीधे चला जाता है उस हाउस के अंदर। फाइनली जो मंजर उसे दिखाई दिया था, उसकी वजह से जियान की आंखें नैरो हो गई थी। वो देखता है सफेद फ्लफी रैबिट को, जो कि एक हाथ के बराबर रहा होगा। ये भी कांपता और सिकुड़ा हुआ पड़ा होता है, और एक्चुअली इंसानी शब्दों को बोल रहा था। जियान हाथ आगे बढ़ा के बोलता है, इविल पावर, हाँ प्योरिफाइड। जियान सेंस करता है एक डार्क इविल एनर्जी को, जो कि जेड रैबिट की लाइफ फोर्स को खा रही थी। वो तुरंत ही अपनी हथेली को उठा के उस खरगोश के शरीर को अपनी होली फ्लेम से ढक लेता है, जैसे इविल ऑरा प्योरीफाई कर दिया गया था। कानों में जाती हैं वो की आवाजें। हम फाइनली उस जेड रैबिट को स्लोली अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। वो जियान को डिसबिलीव के साथ देख के बोलते, तुमने मुझे बचा लिया। जियान नॉट करके गहरी आवाज में पूछता है, हम। तो बताओ मून गॉड पैलेस के अंदर अभी हो क्या रहा है। मून गॉड पैलेस के बारे में याद करके जेड रैबिट तुरंत ही एंग्शियस हो गया था। वो तेज दौड़ने लगा था एक कोर्टयार्ड मेंशन की तरफ, और कहता है अभी टाइम नहीं है, प्लीज मेरे साथ आओ। तो फिर क्या हम सीन चेंज करते हैं। ये था मून गॉड पैलेस मेन हॉल स्क्वायर, इस पर होली प्लाजा, जहाँ मून गॉड पैलेस की बड़ी बड़ी सेरेमनी होल्ड हुआ करती थी। वो खून की नदी बन चुका होता है। इन लाल तालाबों में पड़ी होती वो ब्यूटीफुल फिगर्स, जमीन में क्रैक्स फैले थे जिसमें खून बह रहा था। इस पूरे सीक्रेट प्लेस को डिस्पेयर से भर देता है। हमारा ध्यान जाता है सफेद बालों वाले बंदे के ऊपर, जिसे 4 डिमोनिक एनर्जी की लेयर से ढक रखा था, और उसका बोलने का लहजा बहुत ही सिनिस्टर था। वो मून गॉड टेम्पल की परछाई की तरफ देख के बोलता है, लॉर्ड ऑफ मून गॉड पैलेस इतना स्ट्रगल क्यों करना। तुम्हारे 175 डिसाइपल्स में बस 2 ही बचे रह गए हैं। अब इसे रेस्ट करके क्या होगा। चुपचाप से हमारे हवाले वो चाबी दे दो, जिससे सब कुछ पीसफुली खत्म हो पाएगा। अभी उसकी ईविल एनर्जी ने 2 फिगर्स को बांध रखा था, जिनमें एक छोटी सी बच्ची भी होती है। उस ईविल प्रेजेंस की तरफ चिल्ला के बोलती, यू डिस्पिकेबल, यू शेमलेस विलन, एक हिपोक्रेट, मुझे अभी जाने दे वरना। वो फिगर उस बच्ची की तरफ मुड़ के बोलता है, ओ तो इस लड़की का नाम है यूची, हाँ, और इसके
पास मून गॉड का मार्क है। लगता है ये उन दोनों फिगर्स में से एक है जो मून गॉड इनहेरिटेंस से जुड़ी हुई है। हाउ रिडिकुलस एंशिएंट वॉर में इवन मून गॉड पैलेस पावरलेस था और मून गॉड की इनहेरिटेंस कभी खुल नहीं पाई और इस बार भी अलग नहीं होगा। लॉर्ड ऑफ मून गॉड पैलेस, मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैं अब 3 तक गिनूंगा, अगर की अब भी अपियर नहीं हुई कॉन्सिक्वेंसेस तुम जानती हो। उस सफेद बालों वाले फैंटम के चेहरे पे एक इविल स्माइल अपियर होती है। उसका किलिंग इंटेंट राइज हुआ था। तो ये मून गॉड पैलेस के अंदर से, जिसे बहुत सारी सील से ढक रखा होता है, वहाँ से बाहर आती एक हेल्पलेस साई की आवाज जो एक खतरनाक प्रेशर को कैरी कर रही थी। वही मून गॉड पैलेस था जिसे खुद मून गॉड ने बनाया था। लेकिन इतनी सारी जनरेशंस के बाद भी कोई भी डिसाइपल मून गॉड की ट्रू पावर को अवेकन नहीं कर पाया और ये पैलेस मास्टर का बहुत बड़ा रिग्रेट रहा है। हमें यूरू दिखाई देती है जो कांपती हुई आवाज में कहती है, सीनियर सिस्टर टीचर। अपने सामने पड़ी 2 कॉर्सेस को देख के उसके आईब्रोज के बीच का मून मार्क ये तेजी से ग्लो होने लगा था और जैसे आसमान के खूनी चंद्रमा से रेजोनेट कर रहा हो। तभी उस ईविल फिगर की आवाजें गूंजने लगती हैं, एक, लेकिन इसका जवाब साइलेंस था, फिर 2, तब भी साइलेंस था। वो जो फाइनली काउंट करता है 3, हमारे कान में जाती है एक तेज क्रैक की साउंड। उसकी उंगली के एक इशारे पे उस छोटी सी बच्ची यूची का सर बचे रह गए शरीर में से ब्लड बहुत भयानक तरीके से निकलता है। उसकी जिंदगी इंस्टेंटली गायब हो गई थी। यूरू दोनों हाथ उठा के चिल्लाती आ, उसका दिमाग कोलैप्स हो गया था। यूची की लाइफलेस बॉडी को देख के उसका रिइंकार्नेशन मार्क ये भयानक तरीके के ग्लो को निकालने लगा था। तभी छोटी सी बच्ची का शरीर आसमान में उठता है, उसके शरीर से निकलता है मून गॉड का मार्क जो यूरू के फोरहेड में चला गया था। जब ये दोनों रून मर्ज होते हैं, जन्म लेती एक फुल मून सील। ऐसा लगता है ऊपर के ब्लड मून में से इस पर एक थंडर स्टॉर्म नीचे आया हो। अभी यूरू जिसे उन डिमोनिक चेन से ढक रखा था, एक अनजानी पावर इन सबको चकनाचूर कर देती है। उसका और एक्सप्लोड हुआ था, हाथ में अपीयर होती है वो स्नो वाइट डिवाइन सोर्ड। वो कहती है यूची अब नहीं रही, लेकिन इसके बदले में तुझे अपनी जान से कीमत चुकानी होगी। मून गॉड सोर्ड स्लैश हुई थी जो उस फिगर को कई कदम पीछे ढकेल देती है। अचानक से ऐसे बदलाव होंगे लगता है उस व्हाइट हेयर्ड फैंटम ने भी सोचा नहीं था। वो मून गॉड टेम्पल की तरफ धाड़ के बोलता है, ह्यूमन वर्ल्ड आर्टिफैक्ट की 16th रैंक मून गॉड सोर्ड, मून गॉड इनहेरिटेंस। यही वो पल था जब अंदर के हॉल में से पैलेस मास्टर बाहर आती हैं, जिन्हें कई मून मार्क्स ने ढक रखा था। बस नोटिस करने वाली बात ये होती कि उनकी पावर पीस बाय पीस कोलैप्स हो रही थी। वो खांसती हुई बोलती है, मून गॉड, मैंने आखिरकार आपकी उम्मीदों को धोखा नहीं दिया। अब इनहेरिटेंस जाग चुकी है, मैं भी आराम कर सकती हूँ। वो यूरू और यूची की कॉप्स की तरफ देख के बोलती है, मेरे डिसाइपल्स मुझे माफ करना। मून गॉड पैलेस मास्टर को देखी व्हाइट हेड फिगर के चेहरे पे और फाइनली एक डर दिखाई दिया था। वो कहता है, क्या तू पागल हो गई है? लेकिन मून गॉड पैलेस मास्टर कहती है, मून गॉड की इनहेरिटेंस का हमेशा हमेशा से मतलब ही 2 हिस्सों का पूरा होना ही है। लेकिन किसी भी जनरेशन ने सीक्रेट को जान नहीं पाया, बट यूरू गिफ्टेड है। मेरी जिंदगी की सारी लर्निंग, सारी स्किल्स को सीखने के बाद तुम इविल आउटसाइडर्स को खत्म करना और इस डिवाइन मेंशन को प्रोटेक्ट करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। बच्चे चिंता मत करो, ये क्रूअल रूल तुम्हारी जनरेशन के साथ खत्म होगा। ये कहते उनकी हैंडसीज चेंज होती है। टेक्निक थी मून गॉड सैक्रिफाइस। इन शब्दों के साथ अचानक से आसमान का मून ट्रेम्बल हुआ था, फिर ये गायब हो जाता है। ये राइज होता है पैलेस मास्टर के पीछे के स्पेस में से। फर्क ये था कि इस मून के ऊपर हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन को खड़े होते हुए देखते हैं, जिसकी आंखें तेज चमक रही होती हैं। ये जिस मोमेंट में अपीयर हुई थी, मून गॉड पैलेस की सारी पावर साइलेंट पड़ जाती हैं। ऐसा लगता है उसके रिफ्लेक्शन में 3000 दुनियाएं दिखाई दे रही हों। उसकी मौजूदगी उसकी आइडेंटिटी की गवाह थी। ये थी मून गॉड पैलेस की लेजेंडरी फाउंडर और इमोर्टल रियम की ट्रू सॉवरन। व्हाइट हेड फैंटम वॉलेंटली ट्रेम्बल हुआ था। इवन उसके शरीर के अंदर की इविल पावर भी, जो कि 4th रिइंकार्नेशन के पीक पे पहुंच चुकी होती है, वो इस मोमेंट में जम गई थी। इस चमकती हुई आंखों वाली ब्यूटीफुल वुमन के सामने जैसे उसकी सारी स्ट्रेंथ फीकी और मीनिंगलेस पड़ गई हो। वो बार बार पीछे कदम लेके बोलता है, नो नो नो, इस दुनिया में एक रियल 2 गॉड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? लेकिन गॉडेस उसकी तरफ फूटी नजरों से नहीं देखती। उस मून व्हील पे क्रॉस लेग बैठे हुए उनका फिगर डिग्निफाइड और सरीन लगता है। रेडिएट होता है वो एंशिएंट ऑरा जो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड को भी सरपास करता था। फिर धीरे से उनकी एक उंगली उठी थी। ये उंगली स्पेस को चीर के टैप करती पैलेस मास्टर के सर के बीच में गूंजी थी एक मैजेस्टिक आवाज, मून गॉड सील। एक मूनलाइट से बनी हुई बॉल जो कि खुद चंद्रमा जितनी चमक रही थी, धीरे से उनकी हथेली में फॉर्म होती है। एक ही पल में पैलेस मास्टर का पूरा शरीर मूनलाइट के फव्वारे में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि मून गॉड
गॉड की पैलेस मास्टर, एक बीइंग जिनकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप फिफ्थ रीइंकार्नेशन रियम तक पहुंच चुकी थी, वो कुछ इस तरीके से वैनिश हो जाती है। तभी वो डिवाइन वुमन अपनी नजरों को डालते यूरू के ऊपर। वो अपने कदम के हल्के से झटके से उसके बगल में अपीयर होती है। अब यूरू तो बिल्कुल पागलपन में चली गई थी, लेकिन मून गॉड की हथेली का हल्का सा पुश ऐसी ओरिजिन पावर को यूरू के शरीर में मिलाता है जो उसकी बॉडी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को करने लगा था। वो कहती है, बच्ची ये तुम्हारा घर है और मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई बिलीव एक दिन तुम मुझे जगाने के लिए जरूर आओगी। इस आवाज के फेड होते वो गॉडेस भी वैनिश होती है, लेकिन वो मून व्हील बिल्कुल डिसअपियर नहीं होता। ये यूरो के पीछे बिल्कुल इटर्नल गार्डियन की तरह बना रहता है। जैसे मून गॉड का फिगर डिसअपियर हुआ था, उस व्हाइट हेड फैंटम को सप्रेस करने वाला ऑरा भी कम हो गया था, लेकिन तब भी उसकी बॉडी पसीने से ढकी होती है। दिल में भर गया था गहरा डर। वो बार बार से रिला के बोलते हैं, मून गॉड मेंशन दो गॉड नहीं, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। आखिर बस एक इमोर्टल वर्ल्ड एक गॉड मेंशन को कैसे पोजेस कर सकता है? वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। बेसिकली पूरे इविल आउटर डोमेन में बेशुमार एक्सपर्ट्स भरे हुए हैं, लेकिन कोई भी उस दो गॉड के एरिया में कदम रखने के लिए क्वालिफाइड नहीं था और सब कारण से अनजान थे। वैसे ही ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में हालांकि प्रोडिजीज यानी कि जीनियसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई भी उस लेजेंडरी रियम तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब मून गॉड पैलेस के अंदर उसने एक ऐसी वुमन को देखा है जिसकी पावर्स ट्रू डिवाइन मेंशन की लगती है, जिसने पैलेस मास्टर की ओरिजिन को यूरो में भेज दिया। ये शौक शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था, बट इसके साथ ही राइज होता है उसका गुस्सा भी। अपने दिल के टेरर को सप्रेस करते हुए वो व्हाइट हेड फैंटम धाड़ के बोलता है, तो फिर तुम्हें यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। पेश करता है अपनी डिमोनिक इविल एनर्जी को। वो 4 लेवल इनकरेशन पावर वॉलेंटली सर्ज होती है। वो यूरो को उस मैसिव ओरिजिन पावर को ऑब्जर्व करने का टाइम नहीं देना चाह था। उसकी हथेली उठती है, उसके पीछे के स्पेस में कंडेंस होता है मॉन्स्टर्स डेविल हैंड, जिसे एरिया सिनिस्टर पैटर्न्स ने ढक रखा था। ये यूरो के माथे की मून गॉड माँ की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन जस्ट अटैक यूरो के पास ही पहुंच पाता, हमें इस दुनिया को थ्रम के साउंड सा थरथराते हुए देखते हैं। एक ग्लास कलर की फ्लेम का सैलाब फैलाता और एक भयानक आवाज कहती है, किसकी हिम्मत। वो व्हाइट हेड डीमन शैडो तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। वेल ऑफ कोर्स ये अपीयर होने वाला और कोई नहीं बल्कि जियान था, लेकिन जिस पर वो अपीयर हुआ था उसने देखा था यूरो को कांपते हुए, फिर उसके ऊपर फ्लोट करने वाली वो इमेंस पावर जो उसके शरीर में जा रही थी। लगता है व्हाइट हेड गोस्ट जियान से अनजान नहीं था। वो शौक के साथ चिल्लाता है, जियान तू जिंदा है। इस पर यूरो को भी थोड़ी सी क्लैरिटी वापस हासिल हो गई थी और पीछे के स्पेस के मून गॉड व्हील के ऊपर भी उसका कंट्रोल आ गया था। वो डेस्परेटली अपनी दांतों को मीच के बोलती है, जियान इसे मरना होगा। ये डार्क डीमन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वेंट है और इसकी स्ट्रेंथ है पीक फोर्थ रीइंकार्नेशन की। जब जियान ये सुनता है उसका दिल भारी हो जाता है, क्योंकि ऐसे ओपोनेंट उसके लिए काफी बड़ी बात थी। लेकिन जब उसकी नजरें जमीन पे बिखरे मून गॉड पैलेस के डिसाइपल्स पे जाती हैं, रेज जियान के अंदर भी जलने लगा था। इन फीमेल डिसाइपल्स के शरीरों के सारे ऑरिफिस में से उन बाहर आना बंद नहीं हुआ होता। कईयों के शरीरों को तो ऐसे मरोड़ा गया होता है कि इन्हें रिकॉग्नाइज करना भी पॉसिबल नहीं था। ये बहुत ब्रूटल था। जियान को एक सेकंड के लिए थमते हुए देख के यूरो की आंखों में से निकलती सिल्वर मूनलाइट, बेसिकली अब भी यूरो की आंखों को रिवन ने ढक रखा होता है, लेकिन वो जियान की नजरों से देख पा रही थी। वो देखती है उस कॉप्सेस के पहाड़ को जिसमें उसकी सीनियर और जूनियर सिस्टर्स पड़ी हुई हैं, जो अब तक उसके लिए फैमिली ऐसी थी। यूरो के अंदर से एक आवाज आती है, किल किल किल। मून गॉड मार्क के लिए घृणा भी आती है, क्योंकि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कता है और आंखों की वो चमक गायब हो गई थी। एट द सेम टाइम उसके शरीर को सेंटर बना के बूम 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 के साउंड साथ भयानक फ्लक्चुएशंस निकलने लगती हैं। उसकी स्ट्रेंथ अनकंट्रोलेबली राइज होती है। वो शुरुआती रिइंकार्नेशन लेवल से सीधा चली आती है सेकंड लेयर। ये देखे जियान अपनी होली फ्लावर का यूज करके उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन सब यूजलेस था। वो कहता है, यूरो काम डाउन। बेसिकली जैसे उसकी होली फ्लेम आगे बढ़ा करती थी, वो मून व्हील आसानी से इसे रिपेल कर दिया करता था। अभी जमीन और आसमान के बीच में गूंजती एक ग्रीफ से भरी हुई आवाज, वो डिवाइन सोर्ड राइज होती है। इसमें किसी झरने की तरह इकट्ठा होता है वो एंडलेस मूनलाइट का ऑरा। टेक्निक थी डेंस अंडर द मून गॉड सोर्ड, ब्रिलियंस ऑफ मून गॉड सेवर ऑल। इस पल वो व्हाइट हेड फैंटम बिल्कुल टेरर से जम गया था। वो शेकिंग वॉइस में बोलता है, डैम इट, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये कैसी पावर है? क्या इस दुनिया में सच में गॉड मेंशन एग्जिस्ट करता है? बेसिकली चाहे फ्यूचर में गॉड मेंशन की बात कर रही है या फिर फाइटिंग गॉड की, ये बेसिकली इशारा होता है उस गॉड रियम का। इस पल गूंजी थी एक वुश बूम की साउंड। वो सोर्ड हल्के से झटके के साथ नीचे आती है। इसके संपर्क में जैसे ही घमंडी पीक फोर रिइंकार्नेशन का पावर हाउस आता है, इसकी
बॉडी और सोल बिल्कुल चींटी की तरह एनालाइज कर दी जाती है और जियान की खोपड़ी सुन पड़ गई थी। हालांकि उसने देखा नहीं होता कि इससे पहले कैसा सेक्रीफाइस हुआ और ना ही वो इस पावर के ट्रू सोर्स को समझता था, लेकिन अपने सामने एक इनविंसिबल एनिमी को इस तरीके से एक अटैक में खत्म होते हुए देखना, ये विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। यूरो अपने कंट्रोल को खो बैठती है, उसकी हथेली से डिवाइन वेपन स्लिप हो जाता है। वो चिल्लाती है, टीचर, सीनियर सिस्टर, जूनियर सिस्टर, डेड, ऑल डेड। तो फिर मैं इस दुनिया में क्यों बची हुई हूँ? तभी जान जल्दी से उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, यूरो जागो। वो धाड़ता है उसे वापस लाने के लिए उस डिवाइन गॉड जैसी फिगर की आंखों से। अभी किसी छोटी सी बच्ची की तरह आंसू झड़ रहे थे। वो जियान से पूछती है, जियान क्या मैं यूजलेस हूँ? मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, ये सब मारे गए, ये सब स्टार्स बन गए हैं। जियान भी नॉड करके बोलते है, हाँ सब ये सितारे बन चुके हैं जो तुम्हें देख रहे हैं। देखो उसके शरीर से होली फ्लेम का ऑरा फैला था। ये इस पैलेस के अंदर बिखरी हुई कॉर्सेस को सफेद मिस्ट में बना के आसमान में उठा देता है। जानता था कि अगर एंजल किंगडम की एंजल्स खुद यहाँ पे इंटरवीन नहीं करती तो इन सबको रिजरेक्ट करना इम्पॉसिबल होगा। इसलिए यूरो के दिल के दर्द को कम करने के लिए जियान के पास बस यही चॉइस रह गई थी। यूरो ऊपर देखती उन जाने पहचाने औरों को, उसके होठों से निकलता है सिल्वरी ब्लड, वहीं पे दोनों आईब्रोज के बीच का मून गॉड मार्क और पीछे का वो मून गॉड व्हील, ये ब्रिलियंटली चमक रहे थे। शरीर में से डोंग 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 के साउंड सा निकलने वाली पावर्स भी अब शांत होने लगती हैं। वो थोड़े से कंट्रोल को वापस हासिल कर लेती है, लेकिन तब भी उसे देखने वाली जियान की नजरों में चिंता खत्म नहीं हुई होती। वो कहता है, इन पावर्स को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। वो नोट करके बोलती, चलो हमें फ्लावर गॉड पैलेस चलना चाहिए। वो इस हॉल को सील कर देती है और निकालती एक जेड बॉक्स को। जियान कहता है, जेड बॉक्स? वो इसे रखते हुए बोलती है, पूरे इमोर्टल वर्ल्ड की सेफ्टी से रिलेटेड है। टीचर के हिसाब से किसी चीज को अनलॉक करने की चाबी है। हालांकि डाउट्स तो जियान के दिमाग में भी थे, लेकिन वो उन्हें सरप्राइज करता है। वो देखते हैं ऊपर की एंडलेस वर्ल्ड को, न जाने क्यों, लेकिन जियान को अपने अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जो इस जेड बॉक्स से रेजोनेट कर रहा होता है। वो बस इतना जानता था कि रेजोनेंस का सोर्स उसके शरीर के किसी डिवाइन ऑब्जेक्ट से आता है और वो चीज थी डिवाइन पर्ल। लेकिन इस समय दोनों में से किसी को अंदाजा भी नहीं होता है कि चाहे उस जेड बॉक्स की बात करी जाए, बेसिकली उसके अंदर है जो, या फिर जियान के अंदर की फायर पर्ल, या बचे रह गए 3 बीट्स की, ये सब एक जगह से आए थे और वही जगह होती है द लॉस्ट पैराडाइज, जहाँ गॉड रहा करते हैं। कुछ समय के बाद की बात होती है जब जियान और यूरो मिलके मून गॉड पैलेस की कुछ चीजों को संभालते हैं। फिर दोनों मिलके वॉइड में गायब हो गए थे। इनकी अगली डेस्टिनेशन होती है फ्लावर गॉड पैलेस। पीछे स्पेस में रह जाती है बस वैंग बस के साउंड्स। अभी सबसे जरूरी होता है बची रहेगी दोनों ग्रेट पावर्स की सेफ्टी को कंफर्म करना। ऑफ कोर्स ये याओची वंडरलैंड और फ्लावर गॉड पैलेस थी और ढूंढना उन दोनों चाबियों को जो उनके पोजेशन में। जर्नी के दौरान यूरो को जियान ने धीरे धीरे शांत कर दिया था। वो फाइनली रिलैक्स होके बोलती है, जियान इस बार जब हम अलग होंगे तो तुम। अभी उसका ऑरा और स्ट्रेंथ दोनों ही स्टेबलाइज होने लगे थे। ये धीरे धीरे बढ़ते हैं और मूड भी उसका थोड़ा बेटर हो गया था। वो अपने दोनों हाथों को पीछे करके जियान को ब्लशिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रही होती है, क्योंकि याओची वंडरलैंड के इनकाउंटर को छोड़ दिया जाए तो इमोर्टल रियम के अंदर इनकी पहली मीटिंग है। यूरो की आंखों के सवाल को सुन के इवन जियान भी, जिसका टेम्परमेंट बिल्कुल स्थिर हो चुका था, वो अचानक से सिर दर्द को महसूस करता है। वो कहता है, वेल मैं ठीक रहा हूँ। जब दोनों ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट में अलग हुए थे, यूरो ऑलरेडी मून गॉड पैलेस के एक्सपर्ट्स के द्वारा इमोर्टल रियम में बुला ली गई थी। दूसरी तरफ जियान डीमन रियम और घोस्ट रियम में भटकता रहा और जियान को अब फाइनली समझ में आ रहा है कि वो इतने सालों से जो लाइफ एंड डेथ के बीच में झूला है और इतनी सारी परेशानियों का सामना किया है, तो स्ट्रगल से एक्चुअली में यूरो जो मून गॉड की माँ को पोजेस करती है, वो कभी इमेजिन नहीं कर सकती। दोनों के बीच में थोड़ी शांति रहती है। फिर यूरो पलक झपका के पूछती है, फादर वो कैसे हैं? जियान थोड़ा हेस्टेट करके बोलता है, वो सही है। अभी ज्वेलिंग कॉन्टिनेंट और पूरा दूधी शिफेंग कॉन्टिनेंट ये एक होके बन चुके हैं एंडलेस फायर टेरिटरी। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो उन्हें मिलने जा सकती हो। वो इतना कह के शांत हो जाता है। हालांकि जियान भी यूरो को लेके कुछ गिल्ट फील करता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां थी जो उसे कुछ लाइंस को क्रॉस नहीं करने दे रही थी। क्या वो एंडलेस फायर टेरिटरी की तीनों मिस्ट्रेसेस हो या फिर उसके सामने खड़ी है लड़की? अब क्या ये मून गॉड मार्क की वजह से या फिर किसी और की? यूरो का और कुछ खास, कुछ मिस्टीरियस हो चुका था। ऐसा लगता है वो जियान की फीलिंग्स को एक बार में समझ लेती है। उसे एक जेंटल स्माइल के साथ बोलती, तो ये एक प्रॉमिस रहा, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा एंडलेस फायर टेरिटरी के साइड में खड़ी रहूंगी। अब ये सुन के तो जियान को और भी अनसेटल्ड फील होता है, लेकिन जब वो सोचता है कि यूरो को क्या सहना पड़ा है, वो अभी कोई दिल दुखाने वाली बात नहीं कहता। उसका दिमाग जूनर की सेफ्टी और फॉरेन इविल रेस की कॉन्स्पिरेसी के ऊपर टिका हुआ था। तभी यूरो चेतावनी देती है, ध्यान
ध्यान से। आगे फ्लावर गॉड पैलेस का एंट्रेंस, क्योंकि अब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस ने इमोर्टल रियम के तीनों ही हेवंस के ऊपर साथ में हमला किया है, तो ये एक बहुत लंबे समय से प्लान करी जाने वाली स्कीम होगी। मून गॉड पैलेस, याओशी वंडरलैंड, फ्लावर गॉड पैलेस, इन तीनों ही होली लैंड्स की मास्टर के पास वो सीक्रेट कीज है जिनसे पूरे इमोर्टल रियम का वजूद जुड़ा हुआ है। जब इन तीनों कीज को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा तभी जगाया जा सकता है उस एंशिएंट ट्रेजर को जिसे इमोर्टल रियम ने हजारों सालों से नहीं देखा। ये बोलते हुए यूरू के चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल थी, लेकिन वो टॉपिक को काफी जल्दी चेंज भी कर देती है। जैसे जैसे वो एग्जिट पास आ रहा था, जियान पूछता है क्या तीनों होली पैलेसेस इमोर्टल रियम के सेंटर से जुड़े हुए हैं। यूरू गहरी सोच में चली गई थी। फिर ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन उसके होठों से निकलती है। उसने जियान को भी हिला के रख दिया था। वो बताती याओशी वंडरलैंड की मास्टर लेडी याओची और मून गॉड पैलेस की मास्टर, फिर फ्लावर गॉड पैलेस की मास्टर, लास्ट में मेडिसिन टेम्पल के चीफ एल्डर, ये चारों इमोर्टल रियम के सेंटर के पार्ट हैं। इमोर्टल रियम का सेंटर भी बाकी के 6 रियम के सेंटर से अलग नहीं है। इसके अंदर कम से कम पावर हाउसेस होते हैं, बट टीचर के हिसाब से अगर उनके डिसेंडेंट को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे बस 16 नेम्ड एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। जियान कहता है 16, तो अगर उनमें से हम 4 को इग्नोर कर दें तो 12 बचे। आई होप वहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ होगा। उसकी अनईजनेस और बढ़ गई थी। अगर इस जानकारी को उसके साथ कंबाइन कर दिया जाए जो उसे पता था, जैसे ब्लड स्टोन, इविल गॉड, द सिनिस्टर कॉफिन्स और कर्स ऑफ डार्कनेस के पीछे की फोर्सेस, ये एक आने वाली बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी का सबूत थे। इमोर्टल रियम का सेंटर, ये पूरे इमोर्टल रियम को गवर्न करने वाली स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी होती है, लेकिन इनके अंदर इतने कम एक्सपर्ट्स। जियान के चेहरे की चिंता को देख यूरो एक्सप्लेन करती है इमोर्टल रियम हमेशा से शांत रहा है, तो वैसे पॉपुलेशन बढ़ाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। ये नेचुरल सी बात है कि इमोर्टल रियम के सेंटर के पास कम एक्सपर्ट्स होंगे, और क्योंकि हमारे इमोर्टल रियम में डिस्प्यूट्स यानी कि लड़ाइयाँ भी कम होती हैं, तो पैलेस मास्टर भी सेंटर को छोड़ के अपने अपने सेक्स को बना लेते हैं। जन सोलमली नोट करके कहता है ओ। हीरो आगे बताती है कि टीचर की स्ट्रेंथ हाफ टाइम 5th रेइनकार्नेशन रियम की थी, और हमारी लेडी याओशी पहुंच चुकी है 5th लेयर पे। वहीं फ्लावर गॉड पैलेस की मास्टर वो 5th लेयर के बिल्कुल पीक पे है। जहाँ तक बात रही इमोर्टल रियम के सेंटर के मास्टर की, ये उन्हें वर्ल्ड मास्टर भी कहा जा सकता है। उनकी कल्टिवेशन हमारे समझ के ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। ये सुन के जन अपने सिर को हिलाने लगा था। वो भी इविल रेस से शुरुआत से फाइट करता आ रहा है और इनकी क्रूरल्टी को अच्छे से जानता था। इनके लिए इमोर्टल रियम के ऊपर ऐसी मैसिव असॉल्ट को लॉन्च करना ये सिंपल नहीं हो सकता, और जिन चीजों की जानकारी उसे होती है वो काउंटलेस इविल मॉन्स्टर्स, कई व्हाइट किंग्स, एक रेड किंग, फिर 2 हाफ इविल गॉड्स। हो सकता है अकेले इमोर्टल रियम को उलट-पलट ना कर सके, लेकिन जान की इंट्यूशन कह रही थी कि जर्नी ये उम्मीद से ज्यादा बड़े डेंजर को लाने वाली है। तब इनके सामने फ्लैश होती सिल्वरी लाइट। वो कहते हैं एग्जिट आ गया, लेट्स गो। दोनों स्पेशल गेट के अंदर चले जाते हैं, और जिस मोमेंट में इनके कदम फ्लावर गॉड पैलेस की टेरिटरी में पड़े होते हैं, इनके सामने का सीन दिल दहला देने वाला था। जियान बोलता यहाँ पे इतने इविल मॉन्स्टर्स क्यों हैं? ये पूरा इलाका ही ब्लैक डिमोनिक फिगर से भरा हुआ था जो रेडिएट कर रहे होते ओवरवेलमिंग इविल ऑरे को। ओरिजिनली हुआशिन पैलेस यानी कि फ्लावर गॉड पैलेस अपने ब्यूटीफुल क्लाउड्स और फूलों के लिए जाना जाता है। ये हर जगह फैली होती प्योर फ्रेग्रेंस, लेकिन एक डिमोनिक इविल एनर्जी ने इस पूरी होली लैंड को प्रदूषित करके इसे गंदा और न रहने लायक बना दिया होता है। उस टेक की इविल ऑरा पूरे हेवन और अर्थ को रखता है। बस रह गए होते हैं कुछ ही ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स जो अभी अनटच्ड होते हैं। इस प्रेशर के सामने इवन जियान और यूरू जैसे रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट्स भी अपनी स्पीड को कम करने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को सी ऑफ डीमंस में से ऐसे टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस भी फील हो रहे थे जो दोनों की जिंदगियों के ऊपर खतरा बन सकते थे। जियान यूरू को हल्का सा देख के ग्रेव आवाज में कहता है इस जगह पे इतने सारे इविल बीइंग्स ने अपने आप को छिपा के रखा है कि जिन्हें गिनना भी मुश्किल है। वो जानता था कि अगर इन्हें डिस्कवर कर लिया गया तो इविल बीइंग्स की तादाद ऐसी है कि दोनों को डुबाने के लिए काफी है। इन इविल लेवल्स के द्वारा कैप्चर हो जाने के बाद वो कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन भी नहीं कर सकता। बट तब यूरू की मून गॉड सील में से एक हल्की सी फ्लक्चुएशन बाहर आई थी, जैसे उसे याद आ गया वो एक हिडन पाथ जो सीधा फ्लावर गॉड पैलेस के मेन हॉल की तरफ ले जाता है। दोनों इस रास्ते का इस्तेमाल करके उस डिमोनिक इन्वेजन से बचते हैं। वो इस फ्लावर वर्ल्ड के डार्क कॉर्नर से मूव हो रहे थे और पहुंच रहे होते हैं इसके कोर की तरफ। एट द सेम टाइम हम हुआशिन पैलेस की ऊपर की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। ये एंशिएंट पैलेस का सबसे ऊपरी हिस्सा था जहाँ से फैलती हैं वो सफोकेटिंग एनर्जी वेव्स, जैसे एक बहुत बड़ी बैटल लड़ी जा रही हो। वो फ्लक्चुएशंस उस लेवल की और को कैरी करती हैं तो शायद जियान जैसा एक्सपर्ट को एक बार में मिटा के रख दें। वो लोकेशन जहाँ फ्लावर गॉड पैलेस से स्टेबलाइज्ड होता है वो बहुत ज्यादा यूनिक थी। बेसिकली हुआशिन पैलेस की पूरे हेडक्वार्टर्स एक ह्यूज माउंटेन रेंज के ऊपर होते हैं जिसे काउंटलेस स्प्रेड फ्लावर्स ढकते थे। वो हवा
हवा में फैली हुई फ्रेग्रेंस ही इस दुनिया को फ्लोरल रियम का नाम दे दी थी। ये एक्सोटिक फ्लावर्स की एंडलेस वैरायटीज होती हैं और ऐसी शानदार सी लोकेशन पे जो एंशिएंट हॉल्स बने होते हैं वो भी काइंड ऑफ फूलों जैसे थे, लेकिन तब भी इनके अंदर से एक मिस्टीरियस फीलिंग आती है। लेकिन ये फूलों का समुद्र चाहे कितना भी ब्यूटीफुल रहा हो, इस थिक स्टिकी इविल एनर्जी के सॉल्ट के सामने वो नॉर्मल फूल तो बिल्कुल विदर हो जाते हैं। रह जाती हैं बस उनकी वो पेनी पेनी झाड़ियां जो ग्लूमी और डिस्टॉर्टेड लगती हैं। यानी यूरू के साथ इन्हीं सी ऑफ फ्लावर माउंटेन्स में आया था और वो एंटर करता है एक अंडरग्राउंड केव के अंदर, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते भी उसे ऊपर के माउंटेन से बड़े बड़े एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। एग्जैक्टली इस मोमेंट में एक मैसिव ब्लैक फिंगर वर्टिकली पहाड़ के ऊपर डिसेंड हो रही थी। जहाँ जहाँ से निकलती है वहां से सी ऑफ फ्लावर अपने रंगों खोलने लगते हैं। बस रह जाता है वो डिमोनिक ईविल ऑरा। अभी दूर से देखने में सीन ऐसा लग रहा होता है जैसे वो ईविल डेविल सी आसमान से नीचे गिर रहा हो। ये अपने साथ लाता है उन सिनिस्टर ब्लैक फिगर्स को जो खुद वॉइड को क्रश करते हुए चले आ रहे थे। हालांकि नीचे की कुछ पावर्स इनका विरोध करने की कोशिश करती हैं, लेकिन एक के बाद एक वाइप आउट होते जा रही थी। बस कुछ ही लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अभी कोर में कुछ चमकते हुए फूल रह गए होते हैं जो मिलके फ्लावर गॉड पैलेस को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन से ढक रहे थे। अगर ये चीज भी तबाह हो गई तो पैलेस के पास कोई डिफेंस नहीं होंगे। एंड वेलिजियन की नॉर्मल सोल पावर अच्छे से सेंस कर पा रही थी, साथ में महसूस करता है बाहर की डिस्ट्रक्टिव फ्लक्चुएशंस को। ऐसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाना इसके पीछे की स्ट्रेंथ ऑब्वियस है और जान के हिसाब से बिल्कुल फ्लावर पैलेस के हार्ट में से आ रही है। जो लगातार थंडरस एक्सप्लोजन सुनाई दे रहे थे, इनका मतलब बस यही नहीं था कि फ्लावर गॉड पैलेस का स्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, बल्कि प्रूफ होती है काउंटलेस डिसाइपल्स की मौत का। और ये सोच के जियान के माथे पे नसें फूलने लगती हैं, उसके हाथ क्लेंच हो जाते हैं, उसके अंदर से उठता है एक्सट्रीम एंगर। हमारा फोकस यूरू के ऊपर गया था जिसकी बॉडी की अनस्टेबल पावर होने की वजह से तो उसका ऑरा भी फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन जियान के एक्सप्रेशन को सेंस करके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। जियान ये रेड किंग रैंक का है, लेकिन जियान सिर हिला के बोलते फर्क नहीं पड़ता, हमें इसका सामना करना ही होगा। उसके दिमाग में एक मेमोरी सरफेस होती है जिसे वो काफी पहले भूल चुका था। ये होते हैं ड्यूकी कॉर्नेंट के डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स जहाँ वो येनिन नाम की वुमन से मिला होता है। जब वो इन यादों में खोया हुआ था, यूरो के सामने का रास्ता एक पिच ब्लैक धुआं रोकता है। सुनाई देती है साए 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 की आवाजें। कंडेंस हुए थे 4 इविल फिगर्स, चारों में से एक ही करके कहता है। तो जैसा कि दोनों एनवॉयज ने प्रेडिक्ट किया था, लगता है कुछ मछलियां अभी जाल से बच के निकल गई हैं। तो दूसरा बोलता है, ओह तुम तो इस रीजन के लगते नहीं हो। तो मैं भी काफी क्यूरियस हो गया हूँ कि वो बाकी की जगहें जो कि कायरों से भरी हुई हैं, वहां से तुम दोनों कैसे भाग पाए। इन्हें देखी यूरी तुरंत ही भौं से गोड़ के जियान के सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है, डैम इट, 4 व्हाइट किंग्स। 4 व्हाइट लेवल के किंग्स का मतलब क्या है? आई गेस इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप तब भी कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ में ये भी बताना कि ये एपिसोड आपको लगा कैसा है, क्योंकि इन चारों को जियान कैसे हैंडल करने वाला है हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और साथ में इनकी स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ेगा। फिर मुलाकात होगी येनियन से और हम इविल गॉड के तो ग्रेट गार्डियन से ही मिलेंगे। बेसिकली इंटेंस फाइट वहां पे होगी। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, देखना चाहते हो शायद शाम को ही, तो डेफिनेटली आप हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। और जिनका एक एपिसोड से पेट नहीं भरता, हमेशा 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं, वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए समय हो चुका है अलविदा कहने का।